पूरी दुनिया टकटकी लगाकर अमेरिका की तरफ देख रही है। हर किसी को इंतजार है नतीजों का। अमेरिका की कुर्सी पर कौन बैठेगा, कौन बनेगा बिग बॉस, किसको मिलेगा ताज, किसका होगा सरकार राज। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। अमेरिकी चुनाव पर टीवी 9 भारतवर्ष की विशेष कवरेज पिछले 18 घंटे से नॉन स्टॉप जारी है। आपको क्या लगता है, ट्रंप आएंगे या बाइडेन? और अगर कोई आता है तो भारत से रिश्तों पर कैसा असर पड़ेगा? क्या चीन और पाकिस्तान खौफ में हैं? क्या तुर्की और ईरान में नतीजों को लेकर डर है? आज आपको एक एक खबर बताएंगे, अमेरिका की चुनाव का संपूर्ण विश्लेषण समझाएंगे। साथ ही एक ऐसी खबर जिसे सुनकर देखकर आपको सिर्फ हैरानी होगी, क्योंकि अमेरिका में चुनाव परिणाम को लेकर इतना खौफ आपने आज तक नहीं देखा होगा। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर मैं आपको दिखाता हूं। ये रही वो बड़ी खबर। सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कांटे की टक्कर, इलेक्टोरल वोट को लेकर आर पार की जंग जारी। ट्रंप बाइडेन दोनों ने किया अपनी अपनी जीत का दावा। सुप्रीम कोर्ट जाने को बाइडेन ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हम तैयार। चुनाव और काउंटिंग को लेकर ट्रंप बाइडेन आमने सामने। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए दोनों ही तैयार। दोनों ने ही ये कहा कि गड़बड़ी हो सकती है और गड़बड़ी को लेकर हम जाएंगे कोर्ट। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैंने पहले ही कह दिया था कि अगर ये हारने लगेंगे तो कोर्ट चिल्लाएंगे, और वो खुद कोर्ट जाने के लिए कह रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे की तरफ उंगलियां उठा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को जहां यह कहा जा रहा है कि जो मेल इन बैलेट्स हैं उसमें नुकसान हो रहा है, जो बिडेन को उसमें बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन क्या इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, और क्या कोर्ट में उनकी बात सुने जाते हुए उनको विजेता घोषित किया जाएगा, या इसके अतिरिक्त कुछ हो सकता है? जो बिडेन या डोनाल्ड ट्रंप, दोनों में से कौन? इस पर पूरी दुनिया की निगाहें, क्योंकि शक्ति का संतुलन बहुत हद तक इस बात पर मुनहसर है कि अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण कुर्सी पर कौन काबिज होता है, कौन बनता है सुपर पावर का सुपरमैन। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान अशोक सज्जनहार साहब, हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजनयिक अचल मल्होत्रा साहब, हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजनयिक, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। रामकृपाल साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। नवनीत चुग हमारे साथ कैलिफोर्निया से जुड़ेंगे। प्रोफेसर कपिल कुमार इतिहासकार हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा। रोहित शर्मा वॉशिंगटन डीसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष झा ट्रंप टावर के सामने से लाइव हमारे साथ, लगातार अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से जुड़ी हुई हर एक बड़ी और छोटी खबर आप तक लगातार पहुंचाते रहे हैं। कई खबरें उन्होंने ब्रेक की हैं, कई खबरें ऐसी जो वहां पर जो एजेंसीज और मेन स्ट्रीम मीडिया अमेरिका में काम कर रहा है उसको बाद में पता चला, और मनीष झा ने वो खबरें पहले ब्रेक की। टीवी 9 भारतवर्ष पर कई अहम अपडेट्स आप इस तरह की देखते रहे। और इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों का रुख करूं, जाहिर है पूरी दुनिया की निगाहें आज इस पर हैं कि दोनों में से कौन विजेता होता है। लेकिन एक तरफ हम वहां हिंसा भी देख रहे हैं, दूसरी तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि कोर्ट तक अगर डेमोक्रेसी के लिए रास्ता कोर्ट से होकर जाता है तो फिर जाहिर है ये डेमोक्रेसी के लिए और सबसे मजबूत और पुराने लोकतंत्र का दावा करने वाले देश के लिए सही नहीं। क्या इसको उस तरीके से देखा जाना चाहिए? मनीष झा के पास क्या अपडेट्स है, सबसे पहले उनके पास चलते हैं। मनीष, ये इंतजार कितना लंबा हो सकता है? दिनेश, इंतजार की घड़ी तो लंबी जरूर है, लेकिन सबसे पहले आज मैं आपको दिखाता हूं जो ट्रंप के पॉलिटिकल लाइफ का एपिसेंटर, और वहां से फिर हम बताना चाहेंगे आपको कि यहां से व्हाइट हाउस, और क्या फिर व्हाइट हाउस से प्रेसिडेंट ट्रंप यहीं पर आएंगे। देखिए सामने में जो आपको 600 फीट ऊंची इमारत दिख रही है, यही मशहूर ट्रंप टावर है, जिसमें 68 मंजिला इमारत है, 263 घर हैं, और इसके ही टॉप फ्लोर पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने से पहले रहते थे। अब सवाल है कि क्या व्हाइट हाउस में अगले 4 साल तक प्रेसिडेंट ट्रंप रहेंगे या फिर वापस वो यहीं आ जाएंगे, और यहाँ की क्या हालत है? क्योंकि देखिए, आपने कहा इंतजार की बात, यही आशंका थी कि अगर चुनाव परिणाम को लेकर कहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो वैसी स्थिति में लोग भारी मात्रा में यहाँ आ सकते थे। और आप सामने देख रहे हैं ना, ये जो सड़क देख रहे हैं सामने, बस इसी को खोला गया है। आसपास 2 किलोमीटर के पूरे इलाके को ब्लॉक कर दिया गया है। मुझे खुद यहाँ तक पहुँचने के लिए 1.5-2 किलोमीटर रनिंग करके आना पड़ा। अब आप यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को देखिए, इसकी सुरक्षा व्यवस्था अभी फिलहाल व्हाइट हाउस से कम नहीं है, क्योंकि एकमात्र कोशिश यहाँ पर यही है कि किसी भी तरीके से मीडिया के अलावा किसी को परमिशन नहीं है यहाँ पर आने की, तो मीडिया के अलावा और यहाँ पर कोई भी समर्थक ना आए, ना कोई प्रोटेस्टर आए,
क्योंकि अभी तय होना है कि अमेरिका का नया राष्ट्रपति कौन होगा। अब मामला चलिए, सुप्रीम ग्रेट कोर्ट तक ग्रेट जा एक रहा है। और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हुए मनीष झा, अगली अहम खबर बताकर मैं अपने मेहमानों को रुख करूंगा। अमेरिकी चुनाव में नतीजों में हो सकती है देर, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं ट्रंप बाइडेन, और ये लड़ाई कोर्ट में जा सकती है। मामला अगर यहां पहुंचता है तो नतीजों पर होगा असर। रात होने की वजह से काउंटिंग रोकी गई। भारतीय समय के मुताबिक शाम 6:30 बजे काउंटिंग फिर से शुरू होगी। रामकृपाल साहब का रुख करता हूं मैं। रामकृपाल साहब, ये अमेरिका के चुनाव तो खासे रोचक हो गए। नहीं, निश्चित रूप से जिस तरह की कांटे की टक्कर आज है, ओपिनियन पोल्स में तो तमाम तरह का आ रहा था कि बाइडेन काफी अच्छी बढ़त हासिल लिए हुए हैं, लेकिन निश्चित रूप से जो दिलचस्प आंकड़े आ रहे हैं उसमें क्या होगा कहा नहीं जा सकता। लेकिन मुझे ये सबसे पुराना लोकतंत्र है अमेरिकी, और मुझे अभी भी भरोसा है कि वहां की जनता कोई न कोई फैसला सुनाएगी। रही बात यह है कि अगर किसी भी लोकतंत्र में अगर कहीं से भी कोई असंतुष्ट है, उस फैसले के खिलाफ है, वो तो कोर्ट में जा ही सकता है, अदालत में जाना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन यह है कि जनता अगर स्पष्ट बहुमत किसी को एक को मिल जाता है, मुझे अभी भी उम्मीद है कि शायद मिल जाएगा, तो ये अदालत और इसके पहले पोस्टरिंग जैसे दोनों ने किया। मैं एक बात फिर कह रहा हूं कि ये मुझे अच्छा, मेरी व्यक्तिगत मानना है कि दोनों ने जिस तरह से जीत का दावा कर लिया रिजल्ट आने से पहले, अगर वो ना करते तो बेहतर होता। ये साबित करता है कि दोनों में से कोई पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है कि पूरी तरह से वर्डिक्ट इसके फेवर में जा रही है। कोर्ट जाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन दोनों का दावा वक्त से पहले किया जाना ये क्या दिखाता है। लेकिन एक और अहम खबर, ट्रंप से सुप्रीम कोर्ट में सामना करने के लिए तैयार है बाइडेन। ट्रंप की धमकी पर बाइडेन की लीगल टीम का बयान, डोनाल्ड ट्रंप ने दी है सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी और हर मोर्चे पर लड़ाई के लिए तैयार है। बाइडेन ने कहा है चुनाव नतीजे को लेकर ये लड़ाई लंबी खिंच सकती है। अदालत में जाने को लेकर ही दोनों ये दिखाना चाहते हैं कि हम वहां जाने के लिए भी तैयार हैं और हम वहां पर भी सामना कर लेंगे। लेकिन क्या ये उतना ही आसान होगा जो जॉर्ज बुश और अल गोर के मामले में 2000 में हमने देखा था, या उसके अतिरिक्त कुछ देखने को मिल सकता है? अशोक सज्जनहार साहब, देखिए दिनेश, मेरे विचार से अगर आज की बात करें और 2000 की बात करें, जब अल गोर और जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बीच में हुआ था, तो बहुत अंतर हो गया है। ये जो पूरी सोसाइटी है अमेरिका की, बहुत ज्यादा पोलराइज हो गई है, ध्रुवीकरण बहुत हो गया है, बहुत डिवाइसिव हो गई है। तो इसीलिए मेरे विचार से देखिए, ऐसा कोई इतनी जल्दी ये नहीं होने वाला है, और इससे जो वहाँ की डेमोक्रेसी है, अमेरिका की डेमोक्रेसी है, उस पर आघात होगा। मेरे विचार से जब ये शुरुआत हुई थी, नैरेटिव तो पहले ये बनाया जा रहा था जो बाइडेन बहुत ही आगे हैं, 8-10% नेशनल पोल्स में आगे हैं, तो वो उनका बिल्कुल जैसे केक वॉक होगा, बिल्कुल ही एक लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। परंतु एक दिन में, आपने कहा आप टीवी 9 18 घंटे से इसके ऊपर देख रहा है, इसी 18 घंटे में आपने देखा है जो ये राष्ट्रपति ट्रंप का कितना ज्यादा एडवांटेजेस पोजीशन आ गया है। मेरे विचार से वो कह रहे थे सारे बैटल ग्राउंड स्टेट्स उनको जीतने पड़ेंगे राष्ट्रपति ट्रंप को, अगर वो अपनी कुछ भी चांस बनाना चाहते हैं राष्ट्रपति बनने का। और वो कह रहे थे जो बिल्कुल भी ये मुमकिन नहीं होगा, परंतु ऐसा उन्होंने करके दिखाया है। एक केवल स्टेट एरिजोना को छोड़ दीजिएगा, उसके अलावा जो भी है, चाहे टेक्सास है, फ्लोरिडा है, जॉर्जिया में भी बढ़त है, पेंसिल्वेनिया में भी, और मिशिगन में, विस्कॉन्सिन। लेकिन इसको लेकर मैं समझना चाहूंगा, क्या पेंसिल्वेनिया ही वो लिमिटिंग फैक्टर है जो ये तय करेगा कि कोर्ट तक मामला पहुंचता है कि नहीं? अचल साहब के पास में जाऊंगा, लेकिन उससे पहले अहम खबर बता दूं, अमेरिकी चुनाव को लेकर ट्रंप का बहुत बड़ा आरोप है। ट्रंप ने बाइडेन पर चुनावों में धांधली का आरोप लगाया है। ट्रंप ने कहा है कि वोटों को लेकर धांधली हुई है और इसको लेकर वो अब कोर्ट भी जा सकते हैं। अमेरिका में कई जगह फ्रॉड होने के संदर्भ में ट्रंप ने इशारा किया है उन्होंने, लेकिन साथ में यह भी कहा कि हम बहुत बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। अचल मल्होत्रा साहब के पास चलते हैं। अचल मल्होत्रा साहब, इन बातों के मायने क्या हैं और क्या पेंसिल्वेनिया ये तय करेगा कि मामला कोर्ट जाता है कि नहीं? देखिए, सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप की डिमांड ये है कि जितने पोस्टल वोट्स आए हैं, जो मेल इन वोट्स आए हैं, उनकी गिनती को रोक दिया जाए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो कोर्ट जाएंगे। ये मेरी तो बात यहाँ तक अभी समझ में आई है, क्योंकि जब तक इलेक्शन रिजल्ट्स फाइनली डिक्लेयर नहीं होंगे तो उन्हें कंटेस्ट कैसे करेंगे। तो फिलहाल इनकी लड़ाई ये है कि जो पोस्टल बैलेट्स आए हैं जी, क्योंकि इस बार कोविड-19 के चलते हुए पोस्टल बैलेट्स की जो संख्या है वो पिछले किसी भी इलेक्शन से कई गुना ज्यादा है। पहले अगर पोस्टल बैलेट्स का जो भी इम्पैक्ट था वो इनकॉन्सिक्वेंशियल था,
इस बार जो है वो हार और जीत का में काफी वो कर सकता है। तो हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप की ये असेसमेंट है कि इस समय अगर काउंटिंग को रोक दिया जाए तो शायद वो जीत जाएंगे, और अगर पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग अगले 3, 4, 5 दिन और चलती रही, वो उसे फ्रॉड की बात कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है उन्हें यही डर हो कि ये ज्यादातर वोट जो है वो डेमोक्रेट्स की फेवर में चले जाए और जो नतीजा है उनके खिलाफ चला जाए। तो अभी आजकल में लड़ाई ये नहीं है कि इलेक्शन के रिजल्ट कोई इंपॉर्टेंट इनपुट है? रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमेरिका से, उनके पास कोई इंपॉर्टेंट इनपुट है? उनके पास हम जा सकते हैं। रोहित, क्या इनपुट क्विकली? दिनेश, मिशिगन जिसमें कल डोनाल्ड ट्रंप रात को कह रहे थे कि वो आगे है, उसमें अब मामला एकदम कांटे की टक्कर का है। 2,345,412 वोट्स है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पास, और 2,343,000 यानी केवल 2,000 वोट का फर्क रह गया है मिशिगन में। और जो बैलेट्स आए हैं नए, उसमें से सारे के सारे ऑलमोस्ट 80% बैलेट्स की काउंटिंग हो रही है। उसमें जो बाइडेन आगे जा रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये स्टेट 2016 में ये स्टेट मिशिगन सिर्फ 11,000 वोट से जीत पाए थे डोनाल्ड ट्रंप। और अगर मिशिगन जीत जाते हैं जो बाइडेन, तो उन्हें पेंसिल्वेनिया के रुकने की जरूरत नहीं है, उनको पेंसिल्वेनिया जीतने की जरूरत नहीं है। वो मिशिगन, विस्कॉन्सिन, एरिज़ोना और नेवाडा लेके अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बन सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की, गौतम। बहुत बड़ी खबर मिशिगन को लेकर अभी रोहित बता रहे हैं, और यहां पर उन्होंने ये बताया कि जहां डोनाल्ड ट्रंप अपनी जीत का दावा कर रहे थे वहां मामला कांटे का हो गया है। ऐसी कई जगहें हैं, दोनों तरफ से दावे हो रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर यह दिखाई दे रहा है कि जिसको पीछे माना जा रहा था वो करीब आ गया है, या वो अंतर इतना कम हो गया है कि उसको नेक टू नेक माना जा रहा है। आखिर किधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है ये मामला? और क्या ये पोस्टल बैलेट्स, जिनको जैसा अभी कह रहे थे अचल साहब की, जिनको पहले उतना सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता था, क्या इस बार जीत और हार का अंतर वही बने हुए हैं और इसीलिए उन्हें लेकर कोर्ट जाया जाएगा? लेकिन उससे पहले समझिए क्या कहता है अमेरिका का चुनाव। क्या फर्क पड़ेगा उससे कि टॉप चेयर पर कौन बैठता है? सुपर पावर अमेरिका की टॉप चेयर पर, इस पर बैठता कौन है? इससे कितना फर्क पड़ेगा दुनिया भर में? अमेरिका में सरकार, भारत में कौन कितना असरदार? यहां दोनों चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप आपको दिखाई दे रहे हैं और डेमोक्रेट जो बाइडेन आपको नजर आ रहे हैं। क्या फर्क पड़ेगा? आप देखिए जरा इस कंपैरिजन को ध्यान से। आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं उनके, लेकिन उधर बाइडेन की तरफ आप देखेंगे तो जब वो उपराष्ट्रपति रहे हैं, बराक ओबामा जब राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति होने के दौरान भारत से उन्होंने अच्छे संबंधों के लिए कोशिशें की और इसकी लगातार वकालत भी की। अगला पॉइंटर दिखाइए, डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडेन? इधर आप जानते हैं हाउडी मोदी दोस्ती का गवाह रहा और इसका फायदा उनको ह्यूस्टन में दिखाई भी दे रहा है, जहां भारत से ताल्लुक रखने वाले जो वोटर्स हैं उन्होंने एक तरफा कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोटिंग की है। इधर आप देख रहे हैं भारत अमेरिकी संबंधों की हमेशा उन्होंने वकालत की है। तो ऐसा नहीं है जो अक्सर सोच रखी जाती है कि कोई रिपब्लिकन अगर चेयर पर होगा तो ही भारत के फेवर में चीजें होंगी। अब इधर देखिए, मोदी से दोस्ती का चुनावों में उन्होंने जिक्र भी किया। 2016 के चुनावों में उन्होंने आपने देखा था, इस बार ट्रंप सरकार, इधर इस बार मोदी सरकार की तर्ज पर, उधर इस बार ट्रंप सरकार कहा गया। मतलब वो कितने मुतासिर हैं, कितने इन्फ्लुएंस्ड हैं मोदी और उनके अप्रोच और सोच से, वो दिखाई देता है। लेकिन इधर जो बाइडेन, भारत और यूएस असैन्य परमाणु समझौते पारित किए, ये भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। तब जबकि आप ये भी जानते हैं कि वो एक डेमोक्रेट ही थे, क्लिंटन, जिन्होंने परमाणु परीक्षण को लेकर सैंक्शंस लगा दिए थे। इधर आप देख रहे हैं भारत से मिलकर चीन को करेंगे बेनकाब। चीन को लेकर जो रवैया, जो रुख, जो कड़ा रुख है डोनाल्ड ट्रंप का, वो भारत को बहुत, भारत के नजरिए से बहुत इस समय वांटेड, वहां के चेयर पर बैठने वाला एक ऐसा व्यक्ति जिसको भारत चाहता है कि बैठे। चीन को लेकर खास तौर से पूरी दुनिया पर कोरोना की लानत ला दी, तो क्लियर कट कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि ये चाइना का वायरस है। और वहां ट्रेड वॉर को भी लेकर आप देख रहे हैं कि इतना खतरनाक शिकंजा कस दिया गया है चीन पर कि चीन इस समय कराह उठा है। और इधर आप देख रहे हैं बाइडेन की जीत भारतीय बाजार के लिए सकारात्मक मानी जाएगी। आपने देखा था प्रेफरेंशियल ट्रेड के मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरीके से यह कह दिया था कि हम भी फिर बड़ा टैरिफ लगाएंगे आपके यहां से जो सामान आएंगे। इस लिहाज से उनका जो रवैया था वो सकारात्मक नहीं था। और इधर अगर आप देखेंगे तो वो थोड़ा पॉजिटिव दिखाई देता है। इधर आप देखें, रक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य क्षेत्र में सकारात्मक रुख डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अगर भारत के लिए दिखाई दिया है, तो इधर जो बाइडेन की कोर टीम में भारतीयों की बड़ी संख्या है। बल्कि रनिंग मेट आप कमला हैरिस को जब उनके साथ देखते हैं तो कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। इधर आप देखें, वीजा संबंधी मुद्दों पर मतभेद बने रह सकते हैं क्योंकि वीजा को लेकर कंजर्वेटिव अप्रोच है रिपब्लिकन्स की। वो ये कहते हैं कि यहीं के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, बाहर के लोग आकर अगर यहां पर रोजगार लेते हैं तो वो ठीक नहीं। लेकिन
डेमोक्रेट्स क्योंकि कंपटीशन में भरोसा करते हैं, उपराष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस को भारतीय मूल की आप जानते हैं, ये मैंने अभी पॉइंटर आपको बताया, लेकिन वीजा को लेकर उतना सख्त रवैया नहीं है डोनाल्ड ट्रंप जितना जो बाइडेन का, और ये एक तरीके से भारत के लिहाज से पॉजिटिव जाता है। कुछ एक चीजें मसलन आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के संदर्भ में कहीं पर यह भी कहा कि वहां पर गंदगी बहुत है, आबो हवा को लेकर सवाल उठाए, लेकिन जो बाइडेन ने यह कहा कि देखिए अपने दोस्त मुल्क को लेकर ऐसा नहीं कहना चाहिए। बहुत सारी चीजें इधर पॉजिटिव दिखाई देती हैं, बहुत सारी चीजें उधर, लेकिन इधर देखिए अमेरिकी वोटर्स का अगर आप देखें उसमें किसका हिस्सा कितना नजर आता है। एशियाई मूल के लोग 4%, अन्य 3% लोग, वो हिस्पैनिक्स इसमें उनका चंग 13% का है, अश्वेत इसमें 13% है, सबसे ज्यादा 67% श्वेत, और इसमें ईसाई भी हैं, यहूदी भी हैं। अगर मूलतः आप देखें तो जो एक समीकरण बनाने की कोशिश की जाती है रिपब्लिकन की तरफ से, उसमें ईसाइयों को, यहूदियों को और अब हिंदुस्तानियों को साथ में लेकर जंग आगे लड़ने के बारे में सोचा जा रहा है, और वहां पर इसमें एक फैक्टर मुस्लिम्स का भी हो जाता है जब आप डेमोक्रेट्स के ताल्लुक से इस नजरिए को देखते हैं। अमेरिकी चुनाव में भारतीय भागीदारी कैसी होगी, जरा इसको भी समझने की आवश्यकता है। हिंदुस्तान का कितना असर है वहां पर? आप जानते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तान में जिनका घर है वो लोग अमेरिका में जाकर उसको अपनी कर्मभूमि उन्होंने बनाया है। अमेरिकी चुनाव में भारतीय भागीदारी के हिसाब से भारतीय मूल के कुल लोग जो वहां रह रहे हैं वो 40 लाख लोग रह रहे हैं, और उसमें से वो लोग जो मतदान कर सकते हैं वोटर्स, भारतीय मूल के वोटर्स 20 लाख, बहुत साइजेबल चंक, ये एक छोटी संख्या नहीं है। और ये आप समझें कौन से वो जगह हैं जहां पर ये असरदार है भारतीय वोट। एरिजोना, जहां पर कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए मामला फंसा हुआ है, उनमें से एक है एरिजोना। दूसरा है फ्लोरिडा में भी भारतीय मूल के लोगों की अच्छी खासी तादाद है जो चुनाव को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अगली जगह दिखाइए जॉर्जिया भी स्विंग स्टेट्स में एक महत्वपूर्ण स्टेट, और यहां पर भी भारतीय मूल के लोगों की अच्छी खासी तादाद है। भारतीय वोट का असर मिशिगन में भी है, जिसको लेकर अभी रोहित आपको जानकारी दे रहे थे कि मिशिगन में पहले डोनाल्ड ट्रंप आगे थे, लेकिन मामला टक्कर का हो गया है, कांटे का हो गया है। भारतीय वोट का असर टेक्सास में भी देखने को मिलेगा, बड़ी तादाद में टेक्सास में भी भारतीय मूल के लोग हैं, और जाहिर है ये भारतीय मूल के लोगों का रुख क्या होने वाला है, ये बहुत हद तक इस बात पर असर डालेगा कि आखिरकार अमेरिका में कौन सबसे ऊंची कुर्सी में बैठता है। अमेरिकी चुनाव में भारतीय मूल के लोग और वोटर्स मैंने आपको बताया, लेकिन अमेरिका में भारतीयों की तादाद के हिसाब से और उनके प्रोफेशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो भारतीय वैज्ञानिक 12%, भारतीय वैज्ञानिकों ने अपना लोहा अमेरिका में खासा मनवाया है। 12% बहुत महत्वपूर्ण संख्या। नासा के वैज्ञानिक 36% नासा के वैज्ञानिकों में हिंदुस्तान के लोग हैं, और यह बहुत महत्वपूर्ण नंबर है। डॉक्टर्स देखें, डॉक्टर्स 38% भारत के अमेरिका में अपना लोहा मनवा रहे हैं। अगला प्रोफेशन दिखाइए, वहां की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में कर्मचारी 34% कर्मचारी जो हैं वो भारत के रहने वाले लोग हैं जो वहां पर काम कर रहे हैं। जेरोक्स में 13% लोग हैं जो वहां काम कर रहे हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अलग अलग वॉक ऑफ लाइफ में हिंदुस्तान का इंफ्लुएंस कितना है। आईबीएम में 28% कर्मचारी, आईटी में आप जानते हैं कि भारतीय दिमाग ने कमाल का लोहा मनवाया है। तो आपने ये देखा कि वहां के वोटर्स कितने हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले, हिंदुस्तान मूल के लोग, और वहां के अलग अलग वॉक ऑफ लाइफ में उनका कितना दखल है, कितना महत्वपूर्ण होने वाला है भारत के लिहाज से, कौन बैठेगा, किसके पास होगी टॉप पोस्ट, और कितना असर होगा उस टॉप पोस्ट पर कौन पहुंचता है, इसमें भारतीय मूल के लोगों का कितना बड़ा हाथ रहेगा। जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। अचल मल्होत्रा साहब, इन दोनों हिसाब से आपका नजरिया। देखिए गौतम, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि पिछले 10-15 साल में भारतीयों का जो इंडियन अमेरिकन है उनका प्रोफाइल बहुत ही बड़ा है, बहुत ही उसमें काफी इंक्रीमेंटल ग्रोथ हुई है। वो ना सिर्फ एक वेल टू डू क्लास मानी जाती है, एजुकेटेड लोग हैं, और उनका एक काफी बड़ी कंट्रीब्यूशन है अमेरिकन डेवलपमेंट में, चाहे वो डॉक्टर्स हो। आपने खुद ही आंकड़े दिए हैं, लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो वो पूरे वोटर्स में उनका हिस्सा 0.8% है। तो क्या 0.8% आप वोटर एलिजिबल वोटर्स, अगर आपकी संख्या सिर्फ इतनी है तो क्या आप वाकई कोई डिसाइडिंग फैक्टर बन सकते हैं? क्या कोई डिसाइडिंग फैक्टर बन सकते हैं? क्या वो 0.8% देखने में बहुत छोटा चंक है? एक चीज ऐड करना चाहता हूं। ये माना जाता है वहां पे कि इंडियन अमेरिकन का जो कंट्रीब्यूशन है वो इलेक्शन कैंपेन में काफी पेल्पेबल है। वो डोनेट भी करते हैं, मॉनिटरली भी सपोर्ट कर सकते हैं, और उसके साथ
इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। खुद वोट करेंगे तो दूसरे अपने जानने वाले अमेरिकन को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। तो यहाँ उनकी जो अहमियत दो है, अहम बात है कि एक तो वो डोनेट करते हैं और दूसरा ये कि ये 0.8% आइसोलेशन में देखेंगे तो छोटा नंबर है, लेकिन ये इन्फ्लुएंस कितने सारे लोगों को करते हैं उस हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चुग साहब के पास मैं आ रहा हूं अब, और उसके फौरन बाद विवेक साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। चुग साहब, फिलहाल आपको रुख किधर का दिखाई दे रहा है? दिन में आपसे बात हो रही थी, आपने एक इशारा किया था, कहा था कि दांव लगाने वाले एक अमुक नाम पर दांव लगा सकते हैं। इस वक्त क्या स्थिति दिखाई दे रही है? जिसने बेट लगाई, जिसने दांव लगाया 3-4 घंटे पहले, वो ठीक चल रहा है उसका काम। बाइडेन और हैरिस ने मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन के ऊपर कंसंट्रेट किया और शुरू में वो तीनों स्टेट्स में पीछे थे, अब धीरे धीरे आगे हो रहे हैं। विस्कॉन्सिन ऑलमोस्ट जीत चुके हैं और मिशिगन वोट उनकी आगे जा रही है। ठीक है। पेंसिल्वेनिया की भी आगे जा रही है, अभी पीछे हैं, पर और 2-3 घंटे में वो भी तीनों स्टेट उनके हो जाएंगे और उनको 285, 290 का दावा यह है कि आखिरकार जो बाइडन ही आपको 270 के मार्क पर पहुंचते दिखाई देंगे। लेकिन मैं अब आ रहा हूं, अब मैं कपिल साहब के पास जा रहा हूं। कपिल साहब, मुझको यह समझाइए कि क्या जो एक नजरिया है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर वहां रहेंगे या रिपब्लिकन जीतता है तो भारत के लिए ये माकूल स्थितियां बनती हैं, क्या यह बात सच है? कपिल साहब, देखिए, ऐसा है कि 2016 के मुकाबले और आज के मुकाबले इंटरनेशनल सिचुएशन बहुत बदल चुकी है और जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स इस समय खड़ी हुई हैं, उस समय अमेरिका के सामने और कोई रास्ता नहीं है कि वो इंडिया की सपोर्ट ले, चाहे वो ट्रंप हो और चाहे वो आपके दूसरे साहब हो, डेमोक्रेट साहब हो। लेकिन उसका जो इफेक्ट है इस इलेक्शन का, वो उनकी इंटरनल पॉलिसीज पे ज्यादा पड़ेगा बजाय कि उनकी इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर और इंटरनेशनल पॉलिसीज के ऊपर। और एक चीज मैं यहां पे आपको और पॉइंट आउट कर दूं, आप लोग बहुत हिंदू इंडियंस और इंडियन अमेरिकन की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी गलती जो इंडियन कम्युनिटी करती है अमेरिका के अंदर, कि अमेरिका में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है उस इंडियन डायस्पोरा की है जो सूरीनाम से, जो गयाना से, जो ट्रिनिडैड से, जो जमाइका से इंडियन ओरिजिन का आदमी अमेरिका में आकर के बसा है। और ये वो आदमी है जो वास्तव में इंडियन कल्चर को वहां पे जिंदा रखता है। वो उस एनआरआई की तरीके से नहीं है जो केवल अपने बिजनेस में खड़ा हो गया और हिंदुस्तान को गाली निकालता है और अपनी पॉलिटिक्स करता है। और हमारा जो इंडियन एम्बेसी है और हमारे जो इंडियंस हैं, हम इन जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन के जो इंडियंस वहां पे ये मौजूद है इंडियन डायस्पोरा के, हम इनको टैप करने की कोशिश कभी नहीं करते। इंडिया के साथ अपना एक ग्रुप बनाने के लिए, अपना एक वहां पे वो बनाने के लिए, जबकि वो लोग इतना चाहते हैं इस बात को, मैं जानता हूं। और तो कपिल साहब एक इंपॉर्टेंट बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि हिंदुस्तान का एक प्रेशर ग्रुप जैसा मोनोलिथिक प्रेशर ग्रुप होना चाहिए अमेरिका में, उसकी कमी है। मैं आपके पास आता हूं सर, लेकिन उससे पहले अहम खबर बता दूं। अमेरिकी इलेक्शन में मुसलमानों को लेकर बड़ी खबर है। यह खबर क्या है? अमेरिका में मुस्लिम मतदाताओं को बाइडेन को समर्थन, 69% मुस्लिमों ने बाइडेन को वोट किया। सर्वे ऐसा कह रहे हैं। सिर्फ 17% मुस्लिम वोटर्स ट्रंप के पक्ष में है। सर्वे का कहना 10 लाख से ज्यादा मुस्लिमों ने वोटिंग की है, सर्वे ने बताया। और अमेरिकी मुस्लिम अधिकार समूह CAIR का सर्वे ये बता रहा है कि बाइडेन मुसलमानों के फेवरेट हैं। ये किस तरीके का इशारा है? रोहित के पास चलता हूं। रोहित। दिनेश, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अमेरिका में देखिए, जहां पे जो इमिग्रेंट पॉपुलेशन है अमेरिका की, जो यहाँ पे इमिग्रेंट्स आते हैं, ये यूजुअली मिडिल ईस्ट से या अफ्रीकन कंट्रीज से आते हैं। और देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे तो सोमालिया से काफी रिफ्यूजीज यहाँ पे आए हुए हैं। तो जो मुस्लिम अमेरिकन वोटर्स है, ना कि इंडिया से, मतलब पाकिस्तान, ईरान, इराक और बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज से यहाँ पे आते हैं, वो अपने आप में एक डेमोक्रेटिक पार्टी से अलाइन हो जाते हैं। तो ये इसमें कोई बड़ा सरप्राइज नहीं है कि मुस्लिम वोटर्स जो हैं अमेरिका में, वो जो बाइडेन और डेमोक्रेटिक पार्टी के हमेशा से बहुत बड़े समर्थक रहे हैं। दिनेश, ये जो बाइडेन हो या डेमोक्रेट के हिसाब से, ये हमेशा से ये इंक्लिनेशन रहा है मुसलमानों का, और इसमें अगर ऐसा हो रहा है तो कोई अहम बात नहीं है। लेकिन रामकृपाल साहब, मुझे ये समझाइए कि क्या इस समय इंटरनेशनली जो एक सिनेरियो बना हुआ है, जो एक माहौल बना हुआ है, क्या अमेरिका में भी उसका असर दिखाई देगा वोटों के ध्रुवीकरण में या नहीं? देखिए, मैं
आप एक बात मैं कहूं कि जो पोस्टल बैलेट है ये बहुत पहले ही इन पर मुहर लगा करके इनको भेज दिया गया था। आज जो हालात हैं, फ्रांस और ऑस्ट्रिया में जो कुछ हुआ है उसके बाद जो पोलिंग हुई है, आप देखिए उसका भी एक बड़ा फर्क नजर आ रहा है। और मैं नहीं जानता हूं कि लास्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं भारत के संदर्भ में और पूरे दुनिया के संदर्भ में एक बात कह रहा हूं कि आज की तारीख में दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं किसी भी राष्ट्र के लिए, आर्थिक हित और सामरिक हित। ये हमारे लिए भी इन्हीं दो मुद्दों पर हमें सोचना चाहिए। एक बात बता दूं कि वहां राष्ट्रपति कोई भी हो, वो अमेरिकी हित को छोड़ करके कोई ऐसा नहीं कि हमारे लिए करेगा, और हम ऐसा चाहते भी नहीं। हम बिल्कुल, भारत ऐसा नहीं चाहता है कि कोई राष्ट्र अपने हितों को छोड़ करके हमारी मदद करे या करे। लेकिन जो गलतियां अतीत में हुई हैं, जिस तरह से लोकतांत्रिक देश का साथ छोड़ करके कम्युनिस्ट तानाशाही को अमेरिका ने इतनी मदद की और इतना आर्थिक रूप से उसको बनाया, सवाल यह है कि आने वाले समय में आपकी पॉलिसीज क्या होगी। ट्रंप को चाहे कितना भी आप कह लीजिए कि वो सीरियस नहीं है, फलाना है, लेकिन ट्रंप ने एक बात को तो साबित किया, उस ट्रेडिशन को तोड़ने की कोशिश की, जिसके चलते आज खुद अमेरिका ने एक ऐसा उसको क्या बोलते हैं खड़ा किया कि आज उसका खुद डर लग रहा है उसको कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारी नंबर। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात रामकृपाल साहब कह रहे हैं कि कोई भी बैठे अमेरिकी हित उसके लिए सर्वोपरि होंगे, और बाहर इंटरनेशनल अफेयर्स में या एक्सटर्नल अफेयर्स में नीतियां बहुत ज्यादा तब्दील नहीं होती। लेकिन क्या ऐसा होता है कि स्वाभाविक झुकाव जैसी कोई चीज भी होती है? क्या मैं समझूंगा अशोक सज्जनहार साहब से, लेकिन उससे पहले ये इंपॉर्टेंट बात, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे दूं। 18 घंटे से नॉन स्टॉप कवरेज आप देख रहे हैं सुपर पावर कॉन्क्लेव में, और इस समय आप देख रहे हैं अमेरिकी चुनाव में 5 अहम पड़ाव क्या होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपने देश में चुनाव जिस तरीके से होते हुए देखे हैं। हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, एमएलएस चुनते हैं, एमपीज चुनते हैं, उसके बाद वो सीएम या पीएम का चुनाव करते हैं। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, और इसीलिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो होती है वहां पर परोक्ष रूप से चुना जाता है राष्ट्रपति। कौन से वो अहम 5 पड़ाव हैं जिनसे होकर राष्ट्रपति का चुनाव होता है? वहां पर होता है पहले प्राइमरी, उसके बाद कॉकस, कन्वेंशन, पॉपुलर वोट और इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज में ही इलेक्टर्स होते हैं जो आखिरकार चुनते हैं कि वो किस तरीके से अपना, और इसीलिए कई बार यह होता है कि जनता का जो रुझान होता है वो किसी एक व्यक्ति के पक्ष में होता है, लेकिन जब आखिरकार जीता हुआ उम्मीदवार देखा जाता है तो कई बार जनता के रुझानों के विपरीत भी होता है। सबसे पहले प्राइमरी देख रहे हैं, अमेरिकी चुनाव का सबसे पहला पायदान है। अमेरिकी चुनाव में जो 5 अहम पड़ाव है उसमें सबसे पहला, और आयोजक इसकी पार्टियां और राजनीतिक पार्टियां और वहां के जो फेडरल गवर्नमेंट, वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो इसका आयोजन करते हैं, और इसके संबंध में संविधान मूक रहता है। संविधान आप जानते हैं, पहला लिखित संविधान बनाने का काम अमेरिका ने किया था। सीक्रेट और ओपन बैलेट से कैंडिडेट तय होते हैं। सीक्रेट जो वोटिंग होती है वो पॉलिटिकल पार्टी के लोग करते हैं, और जो जनता होती है वो ओपन वोटिंग करती है। प्रतिनिधि चुना जाता है जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट का नॉमिनेशन करते हैं। इसमें वो डेलीगेट्स चुने जाते हैं जो आखिरकार प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन होगा पार्टी का ये तय करते हैं। और 44 राज्यों में प्राइमरी के जरिए इलेक्शन होता है इन डेलीगेट्स का, लेकिन कॉकस के जरिए होता है बाकी के राज्यों में। आप जानते हैं कि 50 बाकायदा जो राज्य हैं उनकी संख्या जो है वहां पर 50 है। और उपराष्ट्रपति, माफ कीजिए, राष्ट्रपति उम्मीदवार चुनने का यहां पर तरीका वही कॉकस, जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पर डेलीगेट्स का चुनाव होता है, लेकिन इसको हाथ उठाकर होता है, ये बैलेट के जरिए नहीं होता है। और 6 राज्यों में कॉकस के जरिए इस तरीके से चुनाव किए जाते हैं। और इसमें एक और फर्क ये होता है कि इसमें वहां की सरकारें हिस्सा ना लेकर सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज इसमें हिस्सा लेती हैं, आयोजक पार्टियां होती हैं, राज्य सरकारें नहीं। अब अगली तरफ चलते हैं, कन्वेंशन। अब जब ये डेलीगेट्स चुन लिए गए, वो डेलीगेट्स जो कैंडिडेट का चुनाव करते हैं, तो कन्वेंशन में यहां पर उनका जुटाव होता है, जमावड़ा होता है, और वो डेलीगेट्स ये तय करते हैं अपने चुनाव के आधार पर कि इसमें कौन सा व्यक्ति होगा जो कैंडिडेट के तौर पर रन करेगा, दौड़ेगा एक पार्टी की तरफ से। तो ये हो गया कन्वेंशन। अब पॉपुलर वोट, पॉपुलर वोट में जनता चुनती है। अभी आपने देखा, कन्वेंशन के बारे में ये कुछ और जानकारियां देख लीजिए। राष्ट्रपति उम्मीदवार और राष्ट्रपति का नाम इसमें तय किया, कौन होगा वो तय किया जाता है, कैंडिडेट कौन होगा। पॉपुलर वोट जो होता है इसमें जनता तय करती है कि इलेक्टर्स कौन होंगे।
इलेक्टर्स को जनता की तरफ से चुना जाता है और उसके बाद इलेक्टोरल कॉलेज बनता है इन इलेक्टर्स का, जिसके जरिए आखिरकार प्रेसिडेंट चुना जाता है। और क्योंकि इस प्रक्रिया में आप जानते हैं कि जनता का जो मैंडेट होता है वो परोक्ष हो जाता है, क्योंकि उनका चुना हुआ कोई चुनता है आखिरकार राष्ट्रपति, इसीलिए कई बार जनता का जो मूड होता है, सर्वेज में जो रुझान होता है, वो आखिरकार रिजल्ट में रिफ्लेक्ट नहीं करता। लेकिन जिस सवाल को लेकर मैं अभी चर्चा कर रहा था अशोक सज्जनहार साहब के पास, यहीं से मैं उस सवाल को लेकर जाना चाहूंगा। अशोक सज्जनहार साहब, कितना फर्क पड़ेगा, और ये जो एक स्वाभाविक सोच बनी हुई है डोनाल्ड ट्रंप के संदर्भ में कि वो ज्यादा भारतीय हितों के हिसाब से ज्यादा माकूल माफिक आएंगे, क्या ये बात सच है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप, दिनेश जी, बहुत ट्रांजैक्शनल किस्म के आदमी हैं, तो उन्होंने वो व्यापार को और आर्थिक मुद्दों को बड़ी ज्यादा अहमियत देते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा जो हमारा उनके साथ जो ट्रेड सरप्लस है बहुत ही कम है, करीब 17-18 बिलियन डॉलर है, परंतु फिर भी उससे वो भारत के ऊपर दबाव बनाए रखा उन्होंने। और फिर हमारा जीएसपी भी उन्होंने विड्रॉ कर लिया, हमारे ऊपर पेनल्टी टैरिफ्स लगा दिए एल्यूमिनियम पर, स्टील पर। तो देखिए, ऐसे मुद्दों पर वो हमारे इतने फायदे के नहीं हुए। जहां पर फायदा हुआ है हमें उनका, वो हुआ है चीन की जो हमको चुनौती है उसके साथ जूझने के लिए हमको बहुत फायदा हुआ है। उन्होंने इंडो पैसिफिक क्रिएट किया, वो इंस्टीट्यूशन, उन्होंने क्वाड क्रिएट किया, और फिर मालाबार एक्सरसाइजेज में अब ऑस्ट्रेलिया भी आ गया है। तो चीन को एक आईना दिखाना और उसे पीछे करने के लिए और पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान को ऊपर दबाव डालने के लिए, आतंकवाद से जूझने के लिए वो उन्होंने बहुत तो चीन और पाकिस्तान के लिहाज से, और इस समय ये जिस तरीके का खतरा बने हुए हैं हिंदुस्तान के लिए, उस लिहाज से डोनाल्ड ट्रंप बहुत अहम। लेकिन मैं अब इसी बात को लेकर जरा रामकृपाल साहब के पास जाना चाहूंगा। रामकृपाल साहब, अब ये जरा समझाइए, एक तरफ तो वो नजरिया जहां पर ये बताया जाता है कि वो देखिए कैनेडी रहे हों जिन्होंने चीन के साथ जब हमारा आमना सामना हुआ था तो भारत का पक्ष लिया था, लेकिन वही निक्सन की तरफ जाएं, उन्हीं की पार्टी के थे, तो फिर उन्होंने देखिए भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में पाकिस्तान का पक्ष लिया था। उधर जॉर्ज बुश के बारे में यह कि उन्होंने भारत मनमोहन सिंह के साथ उनकी कुर्बत के बारे में बात की जाती है, लेकिन वहीं पर क्लिंटन के बारे में कहा जाता है कि परमाणु के मामले में भारत के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे। दिनेश जी, देखिए, दुनिया बहुत पहले की जो आप बातें कर रहे हो, तो 71 में आपको याद है कि किस तरह से अमेरिका हमारे खिलाफ था और वो 7वां बेड़ा भेज दिया था, क्या क्या नहीं हुआ था। खैर, वो सब बातें दूर की। आज की तारीख में मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, बहुत कुछ बदल चुका है। आज अमेरिका, जैसा कह रहे थे सज्जनहार साहब भी, आज हमारी अपनी मजबूरियां भी हैं और अमेरिका की भी मजबूरी है जी। आज लोकतांत्रिक ताकतों वर्सेस तानाशाही ताकतें, दो में से आप एक जगह आपको खड़ा होना है। आज मैंने फिर यही कहा कि जो पिछले 20 सालों में 25 सालों में जो अमेरिका ने गलती की थी चाइना को आर्थिक रूप से संपन्न बना करके, देखिए, जो आर्थिक रूप से संपन्न होता है वो सामरिक रूप से भी ताकतवर होता है और फिर वो चुनौती खड़ा करता है। वो गलती अब अमेरिका नहीं करेगा। और जैसा मैंने दो महत्वपूर्ण बातें सर आपने कही कि पहले के हिसाब से अब चीजें बहुत बदल गई हैं, और दूसरी आपने ये कहा कि आर्थिक रूप से अगर मजबूत कोई बन गया तो फिर उसी की चलती है, जिसकी लाठी हो जाती है उसी की भैंस। लेकिन एक अहम खबर मैं आपको बताते हुए फिर उसके बाद अचल मल्होत्रा साहब के पास जाता हूं। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट ब्लॉक कर दिया गया, उनका हैंडल ब्लॉक किया गया, ट्रंप का फेसबुक इंस्टाग्राम भी ब्लॉक कर दिया गया है। सोशल साइट पर काउंटिंग पर सवाल उठाए थे, ट्रंप की साइट ब्लॉक करने पर फेसबुक का जवाब, वोट काउंटिंग के दौरान नतीजों पर बयान देना गलत। अचल मल्होत्रा साहब, आपकी टिप्पणी इस पर। जी देखिए, मुझे लगता है फेसबुक और जो सोशल मीडिया है वो जो कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से चल रहे हैं, तो ये कहना कि वो बायस हैं किसी की तरफ, आई थिंक वी विल बी जंपिंग एट द कंक्लूजन। हो सकता है दे आर ट्राइंग टू बी टेक्निकली करेक्ट कि भाई इस दौर में इस तरह के बयान अगर करेंगे तो वो जो प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट है, जैसे हमारे यहाँ भी है कि इलेक्शन से एक दिन पहले तक सब कैंपेनिंग बंद हो जाती है जी, तो अमेरिका में भी जाहिर है वो जो दिख रहा है उसके अतिरिक्त कोई इसके निहितार्थ निकालना सही नहीं है। अचल मल्होत्रा साहब का कहना वो है। लेकिन चुग साहब, मैं आपके पास एक बार फिर से आ रहा हूं। अब ये देखते हुए कि जाहिर है मातृभूमि के लिए प्यार आपका पहला प्यार है, जो बाइडेन आपको कैसे नजर आते हैं हिंदुस्तानी हितों के लिहाज से? आई थिंक पिछले कई सालों से जब निक्सन प्रेसिडेंट थे, उनकी बहुत बेकार रिलेशनशिप थी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी से,
उनकी जब टेप्स निकली तो हमने ये भी सुना कि उन्होंने गालियां भी निकाली इंदिरा गांधी जी को, बिल्कुल गलत बात थी। पर उसके बाद जब डेमोक्रेट्स प्रेसिडेंट बनने शुरू हुए जिमी कार्टर के बाद जी, तो इंडिया के साथ थोड़े से रिलेशनशिप वार्म हो गए। ठीक है। और फिर इंडिया जब लिबरलाइज हुआ 1991 में, उसके बाद तो वैसे ही फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छे रिलेशनशिप रहे। तो अब दो बातें हैं सर, एक तो आप ये कह रहे हैं, आप भी पुराने इतिहास का हवाला आपने भी दिया। अब मैं इस बात को कपिल साहब से स्पेसिफिकली समझूंगा क्योंकि वो इतिहासकार भी हैं, कि क्या वाकई इतिहास ये इंडिकेट करता है कि क्या होने वाला है किसी देश के मुताल्लिक, या फिर अब जैसा रामकृपाल साहब कह रहे हैं कि जमाना बहुत बदल गया है। मैं आ रहा हूं आपके पास प्रोफेसर साहब, लेकिन उससे पहले ये अहम खबर बता दूं अपने दर्शकों को, ये इंफॉर्मेशन भी जान लेना बहुत आवश्यक है। 18 घंटे से नॉन स्टॉप कवरेज आप देख रहे हैं, लेकिन ये कवरेज अब लगता है इसलिए लंबी चलेगी क्योंकि आप देख रहे हैं नतीजों का इंतजार और लंबा होता जा रहा है। अमेरिका बंदूकबाज क्यों होता जा रहा है? सितंबर के महीने में ही इस साल उतनी बंदूकें बिक गई जितनी उससे पहले एक साल में नहीं बिकी थी। और अगर उस हिसाब से आप देखें तो 1.70 करोड़ सितंबर 2020 तक बंदूकों की बिक्री, ये बहुत कुछ कहती है, इसको समझने की जरूरत है। और उसमें भी ज्यादातर जो बिकी है बंदूकें वो हैंडगन कैटेगरी की हैं, वो जिन्हें बैग में लेकर घूमा जा सकता है। 20 साल में छोटे हथियारों की खरीद का रिकॉर्ड टूट गया है। 18 लाख सिर्फ सितंबर में बंदूकें खरीदी गई हैं। 66% सितंबर 2019 से ज्यादा बिक्री है। ये सितंबर 2019 के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो ये 66% का जंप है। 60 लाख लोगों ने पहली बार, ऐसे लोग जिन्होंने पहली बार किसी भी तरीके की बंदूक खरीदी है, उसमें 60 लाख लोग हैं। और उसमें अश्वेत ज्यादा हैं और उसमें भी 40% तो महिलाएं हैं। क्या यह सुरक्षा को लेकर किसी तरीके का कंसर्न है, या जो यह कहा जाता है कि डेमोक्रेट अगर कुर्सी पर आएगा तो वो बंदूकों की बिक्री रुकवा देगा, इसीलिए रिपब्लिकन के रहते रहते बंदूकें खरीद लेना चाहते हैं लोग? अमेरिकी इलेक्शन, हिंसा का टेंशन, हिंसा दिखाई दे रही है कई जगहों पर, हालांकि अभी तक हिंसा जो है उस लेवल पर नहीं गई है कि इसको बहुत खून खराबा कहा जाए। यहां पर आप देख रहे हैं अमेरिकी इलेक्शन में हिंसा का टेंशन क्यों रहता है और किस तरीके से रहता है। यहां पर जब यह कहा गया कि क्या बंदूकों की इस बिक्री से, ये एक सर्वे है जो किया गया और यह पूछा गया कि ये जो इतनी ज्यादा बंदूकें बिकी हैं इसको आप किस तरीके से देखते हैं, तो कई लोगों को देखिए इसमें सबसे ज्यादा जो है 39% वो दिखाई दे रहे हैं आपको। ये कहते हैं कि हम बहुत चिंतित हैं कि इतनी बंदूकें क्यों बिकी हैं। उसके बाद जो इस पूरे पाई में चंक दिखाई दे रहा है वो 36% लोग बहुत ज्यादा चिंतित हैं। और उसके बाद आप देख रहे हैं ये कहने वाले, उसके बाद का नंबर आप देखें 11% और 11% टेंशन नहीं या बहुत टेंशन नहीं कहने वाले लोग हैं। और सबसे कम है वो 3% जो कहते हैं हमको इस बारे में पता नहीं है। क्या कहती है बंदूकों की बिक्री, जरा इसको समझ लें। रोहित, क्या है ये? देखिए दिनेश, आपने बिल्कुल यू हिट द नेल ऑन द हेड जब आपने कहा कि चुनावी साल में यूजुअली जब लोगों को ये लगा कि शायद सेकंड अमेंडमेंट जो राइट है उस पर कुछ बदलाव कर पाए या गन कंट्रोल को लेके आए अगर बाइडेन जीत जाएंगे एज अ प्रेसिडेंट, तो इसकी बढ़ोतरी हुई है। साथ ही साथ जो पोलराइजेशन की हम बात कर रहे हैं अमेरिका में, उसको लेके भी 4 साल में 2016 में भी इसी तरीके से बंदूकों की रिकॉर्ड बिक्री हुई थी और इस बार भी। सज्जनार साहब, क्विक कमेंट, वाइंड अप करना है सर। देखिए बात ऐसी है, ये डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन में बहुत इसमें तनातनी चलती रहती है। जो रिपब्लिकन्स हैं वो बिल्कुल गन कल्चर को बिलीव करते हैं, वो कहते हैं पूरी फ्रीडम होनी चाहिए, और डेमोक्रेट्स हैं वो गन्स पर कंट्रोल करना चाहते हैं। परंतु अब ऐसे हालात बन गए, इतना ध्रुवीकरण हो गया है देश का, जो लोग अपनी। बहुत धन्यवाद सर, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है मुझको, कॉन्टिन्यूअसली कमांड मिल रही है कि आप इसको रैप अप कीजिए। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। चाइना में ये कहा गया कि पावर ग्रोज विद द बैरल ऑफ द गन। क्या अमेरिका में कहीं कुछ ये दिखाई दे रहा है? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, उस पर ये नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। हमारे मेहमानों को एक बार फिर से बहुत धन्यवाद, दर्शकों का भी। अल्ट्राटेक सीमेंट, इसके अल्ट्राटेक बाइंडिंग पार्टिकल्स ईंटों से सरिये तक जोड़कर घर को दे बेजोड़ मजबूती। नींव बिछाई, दीवार चढ़ाई, छत ने डाला डेरा और घर बन गया मेरा। बड़े इरादों में जान डाल दे। अल्ट्राटेक, इंडिया